हेलो क्लास नाइन्थ, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? तो आज हम आपके एग्जाम में जो टिश्यू चैप्टर आ रहा है ना भाई, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक है प्लांट टिश्यूज। किसी के में प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू पूरा आ रहा है, किसी के में सिर्फ प्लांट टिश्यू आ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कवर कर लेंगे। तो पहले आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यूज से। ठीक है, तो सब लोग बहुत सोच रहे हैं भैया टिश्यू है क्या, कौन सी बला है ये टिश्यूज। तो टिश्यूज बेटा कुछ नहीं है, टिश्यूज सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें पता होना चाहिए पहले तो सेल क्या है। ठीक है, तो यू नो कि आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उससे आपको पता है सेल क्या होता है। जिसको नहीं पता है जाके वापस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की वीडियो देखो और देखो कि सेल क्या होता है। तो सेल बेसिकली क्या है, द फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। वही तो हमारी बॉडी में फंक्शन कर रहा है। तो इसीलिए जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं आपस में तो वो क्या बना देते हैं, टिश्यू। लेकिन एक शर्त है इसमें कि जो टिश्यू होता है उसमें सेल जो है ना एक जैसे होने चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि हार्ट का सेल होगा आप लंग में लगा दो, ठीक है, या फिर जो लंग के सेल्स है वो आप किडनी के अंदर फिट कर दो, ऐसा नहीं है। तो टिश्यूज जो होते हैं ना उसमें एक सिमिलर टाइप के सेल्स होने चाहिए। वो सारे इकट्ठे होंगे, गैदर होंगे एक साथ, वो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जो टिश्यू होता है बेटा वो क्या है, टिश्यू सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, ग्रुप ऑफ सेल जिसके अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे, उन सेल्स के सिमिलर स्ट्रक्चर होने चाहिए और वो कॉमन ओरिजिन से होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं और ओरिजिन का लेकर आ गए, किसी सपोज करो बोन का सेल मसल में लेकर आ गए, मसल का सेल बोन में लेकर चले गए, या फिर ब्लड का सेल किसी और जगह पर लेकर चले गए। तो उनका जो ओरिजिन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओरिजिन सबसे कॉमन होना चाहिए सबका। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ किडनी के टिश्यू की या फिर अगर मैं बात कर रही हूँ लंग्स के टिश्यू की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन दोनों का कॉमन ओरिजिन होना चाहिए, उन सेल्स का, किडनी के सेल्स का और लंग्स के सेल्स का। सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए। लंग्स के सेल्स रेस्पिरेशन की जगह एक्सक्रीशन कर दे तो क्या यह हो सकता है? नहीं ना। तो ऑब्वियसली टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल प्रोवाइडेड दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, दे शुड हैव सिमिलर फंक्शन एंड दे शुड बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन ओरिजिन। ठीक है, तो ये होते हैं आपके टिश्यूज। तो सबसे पहले बेटा हम ले लेते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, इसको पढ़ लेते हैं कि प्लांट टिश्यू होता है क्या। तो सबसे बेसिक डिफरेंस मुझे बताइए कि प्लांट्स और एनिमल्स में क्या हो सकता है, क्यों हम एनिमल टिश्यू को और प्लांट टिश्यू को अलग अलग पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे। यही रीजन है कि जो प्लांट टिश्यूज है वो प्लांट्स जो है और एनिमल्स दोनों बहुत डिफरेंट है आपस में। तो सबसे बेसिक डिफरेंस आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हमारे दिमाग में सबसे बेसिक डिफरेंस यही आएगा, या आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, कि जो एनिमल्स है भाई वो तो चल के स्टोर्स तक जा सकते हैं, अपना खाना खरीद सकते हैं, खुद खा सकते हैं बैठ के घर में। ठीक है, सही, कहीं भी जा सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। भाई प्लांट ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्लांट तो एक जगह पर खड़े रहते हैं, उनको कहीं जाने, लाइक उनके पास ऐसा कोई चीज है ही नहीं कि वो दौड़ भाग कर सके, इधर से उधर जा सके। तो ऑब्वियसली द प्लांट टिश्यूज आर मेड अप लाइक दैट, दे शुड स्टैंड इन अ स्टेशनरी पोजिशन। तो उसी तरीके से उनके टिश्यूज को बनाया गया है। कोई भी चीज अगर एक जगह पर बहुत देर के लिए खड़ी होगी तो उनके टिश्यू को कैसा होना पड़ेगा, उसी हिसाब से मॉडिफाई होना पड़ेगा। लेकिन अब जो एनिमल्स है वो तो भैया भाग दौड़ रहे हैं, उनके हिसाब से तो भागने दौड़ने के लिए बहुत अच्छे टिश्यूज चाहिए होते हैं, बहुत पावरफुल टिश्यूज चाहिए होते हैं, तो उनके टिश्यूज अलग होंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को सब पढ़ने का जो डिफरेंट डिफरेंट हम पढ़ रहे हैं, वो सबसे मेन डिफरेंस यही है कि प्लांट टिश्यूज अपना ही जगह पर खड़े हुए हैं, अपना खाना बनाने के लिए उनको कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो खड़े खड़े ही अपना खाना खुद ही बना ले, कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। और जो एनिमल टिश्यूज है वो भाई जा सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, इसी वजह से उनके टिश्यूज प्लांट टिश्यूज से बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यूज को पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की सब ऑर्गेनिजम्स में है या सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में है? अब देखिए, सबसे बेसिक यूनिट हमारी लाइफ की होती है सेल। सेल जब इकट्ठे होते तो मैंने आपको बताया क्या बनाते थे, टिश्यू। टिश्यूज जब इकट्ठे होंगे तो भैया वो क्या बना देंगे, ऑर्गन। तो जैसे स्टमक बन गया, लंग बन गया, किडनी बन गया, इंटेस्टाइन्स बन गए, तो ये हमारे ऑर्गन बन जाते हैं। जब एक से ज्यादा ऑर्गन आपस में इंटरैक्ट करेंगे, जैसे इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन आपस में इंटरैक्ट करें तो ये बना देते हैं बेटा ऑर्गन सिस्टम। तो एक सिस्टम जो है एक साथ काम करता है। अब जैसे फूड इसोफेगस से आया तो स्टमक में बैठ के वेट कर रहा है कि फूड जब इसोफेगस से आएगा तभी मैं डाइजेशन स्टार्ट करूंगा, तो इज डिपेंडेंट ऑन दी इसोफेगस। इंटेस्टाइन्स वेट कर रही है कि भाई जब स्टमक फूड को निकाल देगा बाहर तब मैं उसको डाइजेस्ट फर्दर और डाइजेस्ट करूंगी और एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर दूंगी। तो ये हो गया हमारा ऑर्गन सिस्टम, राइट।
अब सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिलकर क्या बनाते हैं, फुल फ्लेजेड ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन्स फिटेड होते हैं। तो इस तरीके से ये होता है आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में। अब एनिमल्स में तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है जैसे हमारे अंदर होता है, लेकिन भाई उनके पास सेल है, टिश्यू है, राइट। तो जो टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर, वही टिश्यूज मॉडिफाई हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसे फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म लाइक जितने भी प्लांट्स हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के, ताकि वो एक जगह पर खड़े रहे, हवा आए, धूप आए, आंधी आए, तूफान आए, उसमें भी खड़े रहना है। तो ऐसे ही टिश्यूज प्लांट के अंदर अपने अपने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स इस तरीके से प्रेजेंट नहीं होंगे जैसे कि ह्यूमंस में या एनिमल्स में होते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यूज से। प्लांट टिश्यूज बेटा अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि पहला होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक मींस इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करने की। ये एक ऐसे टिश्यू है जो कंप्लीटली डिवीजन करते रहेंगे जब तक कि प्लांट जिंदा है। और ये क्या करेंगे, दे विल गिव राइज टू, इनके जो सेल्स होंगे दे विल गिव राइज टू द परमानेंट टिश्यू। अब ये भाई जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, क्योंकि जो डिवीजन करने वाले टिश्यूज है भाई वो तो मेरिस्टेमेटिक ही है, वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं जिनको हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल बोल रहे हैं, वही सेल डिवाइड करेंगे थ्रू आउट द लाइफ, और वही सेल आगे जाके बड़े होकर क्या बना देंगे, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, लेकिन परमानेंट टिश्यू बनते ही जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो अपनी डिवीजन की एबिलिटी को खो देते हैं, दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर। तो वो एज इट इज रह जाते हैं, उनमें डिवीजन नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बेटा डिवीजन होती रहती है, और इसी वजह से प्लांट जो है बढ़ता रहता है हाइट में। ठीक है, पहले छोटा सा होता है, फिर थोड़ा और हाइट में बढ़ता है, धीरे धीरे वो गमले से पूरा बाहर आ जाता है, फैल जाता है, और फिर वो धीरे धीरे एक बड़ा ट्री बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट की जो ग्रोथ है वो पॉसिबल हो पाती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की हेल्प से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फर्दर 3 टाइप होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू के 2 अलग अलग और टाइप होते हैं, एक होते हैं सिंपल परमानेंट और एक होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनके फंक्शंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं प्लांट्स के लिए, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। जैसे कि जाइलम जो है वो प्लांट के अंदर पानी को कंडक्ट कर रहा है, वाटर को कंडक्ट कर रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहा है। फ्लोएम क्या कर रहा है, वो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इनका जो फंक्शन है बाकी और टिश्यूज के मुकाबले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अब हम आते हैं प्लांट टिश्यू के डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, किस तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं जिनको हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं वो एक्चुअली में कैसे दिखते हैं। ठीक है बेटा, तो मेरिस्टेमेटिक cell. The cell of meristematic tissue are similar in structure and have thin cellulose wall. तो बेटा इनकी जो वॉल होती है, क्योंकि आपको पता है जितने भी प्लांट टिश्यूज होते हैं, इतना तो आपने अब पढ़ लिया होगा, जितने भी प्लांट टिश्यू के सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल में आपको क्या मिलता है बेटा, सेल्यूलोस। क्या मिलता है, सेल्यूलोस। तो प्लांट सेल की वॉल में सेल्यूलोस होता है, और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये इसको आप सिंपल टर्म से बोलो तो ये शुगर है एक तरह की, और जो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनके सेल्स के अंदर, जो सेल्स के अंदर सेल वॉल है, वो सेल वॉल के ऊपर जो सेलुलोज की लेयर है वो पतली होती है, थिन होती है। अगर बहुत ज्यादा लेयर थिक होगी तो डिवीजन में टाइम लगेगा, क्योंकि इनको फटाफट डिवाइड करना होता है, दे कैन नॉट वेट, सो दैट इनकी जो डिवीजन की एफिशिएंसी है वो सही रहे, वो काफी अच्छी हद तक डिवीजन कर सके। इसीलिए इनका जो सेल वॉल होता है, सेलुलोज होता है सेल वॉल में, वो थिन होता है, राइट। इनके जो सेल्स होते हैं वो राउंड, ओवल, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर किसी भी शेप के हो सकते हैं। ठीक है, दे आर कॉम्पैक्ट हैविंग नो इंटरसेलुलर स्पेस। आप यहाँ देखो कितने टाइटली पैक्ड है, इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है,
कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस इनमें नहीं दिखेंगे, ठीक है। एंड देयर इज लार्ज न्यूक्लियस एंड अबंडेंट साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस बड़ा है क्योंकि बार बार डिवाइड कर रहे हैं ना, साइटोप्लाज्म कम हो जाता है न्यूक्लियस के बड़े होने से, बहुत डिवाइड कर रहे हैं, काम ज्यादा कर रहे हैं डिवीजन का, और सारा जो डिवीजन का काम है वो कहाँ से हो रहा है भैया, न्यूक्लियस से तो मीडिएट कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियस काम करते 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 बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। तो लार्ज न्यूक्लियस है, अबंडेंट साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म कंटेन्स वेरी फ्यू और नो वैक्यूल्स एट ऑल। वैसे तो देखा जाए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो है वैक्यूल्स नहीं होते हैं, क्योंकि भाई इनको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है फूड को स्टोर करने की, इनका काम है डिवीजन के लिए, बने ही डिवीजन करने के लिए है। तो इनके अंदर अगर वैक्यूल्स होंगी भी तो बहुत छोटी होंगी या फिर बिल्कुल नहीं होंगी, क्लियर है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो इनकी ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको एग्जाम में लिखने, जब भी सीबीएसई में पूछा जाएगा कि आप इसकी 2 नंबर में 1 नंबर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता दो, तो भाई आप पहली 1-2 ये बता दो कि थिन सेल वॉल होती है इनकी, थिन सेलुलोसिक सेल वॉल होती है, इनके अंदर लार्ज न्यूक्लियस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वाला पॉइंट लिख सकते हो आप, और ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, और ये लास्ट वाला, ये 3 पॉइंट जो है ना ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए। तो अब नेक्स्ट आते हैं एपिकल मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम में। एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम, एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे तो उनकी प्लेसमेंट भी देखेंगे कि जो एपिकल मेरिस्टम होता है इसका नाम एपिकल क्यों है, क्योंकि ये एपेक्स पे होता है बेटा। कहाँ पे होता है ये, एपेक्स। जैसे कोई भी आप पेन ले लो, पेन की टिप जो होती है, ठीक है, उसको एपेक्स बोलते हैं, सबसे टॉप वाला पॉइंट जहाँ पे निब होती है, जहाँ से आप लिख रहे हो, वो एपेक्स है, ठीक है। अब आपको पता है कि प्लांट के अंदर 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम में रूट्स है, शूट सिस्टम में स्टेम है। स्टेम जहां खत्म होगी बिल्कुल टॉप वाले पार्ट पे, वहां आपको मिलेगा एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। और रूट सिस्टम में आपको पता है कि ये रूट्स है, इस तरीके से यहाँ से ये रूट्स निकल रही हैं, और रूट्स में भी जो बिल्कुल एंड वाला पार्ट है बेटा वो होगा आपका एपेक्स। तो मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है वो रूट का एपेक्स है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एपिकल मेरिस्टम। लेकिन जो स्टेम के एपेक्स पे होगा बेटा उसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम, सैम। और जो रूट के एपेक्स पे होगा उसको बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टम, रैम। तो सैम और रैम, तो ये आपके 2 तरह के एपिकल मेरिस्टम होते हैं जो शूट और एपेक्स पे, शूट के एपेक्स पे और रूट के एपेक्स में मिलेंगे। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन अ वर्टिकल मैनर, तो प्लांट को लंबाई में बढ़ा रहे हैं, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स इन द प्लांट, एंड दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द टिप्स और द एपेक्स ऑफ शूट एंड द स्टेम। तो सॉरी, स्टेम एंड द रूट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सैम एंड रैम, ये दोनों आपके शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम होते हैं। तो यहाँ लिख देती हूँ कहीं आप लोगों को याद ना रहे, तो शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है बेटा, क्लियर है इतना। तो ये आपके प्लांट की ग्रोथ कर रहे हैं, उसको लंबाई में बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ स्टेम एंड हेंस फाउंड देयर। भाई क्या क्या बोल दिया इसके अंदर, लेटरल का मतलब सिंपल सी बात है, लेटरल का मतलब है साइड्स, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी, जैसे सपोज करो कि हम किसी चीज की बात करें, जैसे सपोज हम कहीं कहीं दौड़ रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि पेरीफेरी पे भागना है, आपको बीच का एरिया छोड़ दो, ठीक है, आपको ग्राउंड में पेरीफेरी पे भागना है, तो साइड साइड में आप भाग रहे हो, तो वो सारा जो ग्राउंड की बाउंड्रीज है ना, वो क्या है आपके लैटरल एरियाज, ठीक है। तो ये लैटरल एरियाज में आपको मिलेगा, ये देखो ये बाउंड्रीज, इस तरीके से आपको लैटरल मेरिस्टम मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो लैटरल मेरिस्टम जो होता है वो लैटरली प्लेस्ड होता है, थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं, आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो लैटरल मेरिस्टम होता है वो इस तरीके से प्लेस्ड होता है साइड्स में, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। तो लैटरल मेरिस्टम जो है ना वो आपका, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं लेटरल मेरिस्टम को। एक होता है आपका कोर्क केम्बियम, इसको हम केम्बियम टिश्यू भी बोल सकते हैं, एक होता है आपका कोर्क केम्बियम और एक होता है आपका वैस्कुलर केम्बियम, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टम जो आपको कोर्क की साइड, मतलब जो प्लांट की बार्क होती है वहां पर जो मिलेगा वो होगा कोर्क केम्बियम, और जो जाइलम फ्लोएम, क्योंकि जाइलम फ्लोएम क्या है आपके, वो वैस्कुलर टिश्यूज है, वो प्लांट के अंदर जैसे हमारे अंदर आर्टरी वेन्स और कैपिलरीज होती हैं, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं पानी और फूड को कंडक्ट करने के लिए, तो वहां पर आपको वैस्कुलर केम्बियम मिलेगा। तो लेटरल मेरिस्टम 2 तरीके से प्लेस्ड होते हैं, कोर्क केम्बियम और वैस्कुलर केम्बियम के रूप में, ठीक है। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सर्कमफेरेंस। तो जब ये डिवाइड करेंगे बेटा, साइड में प्रेजेंट है, तो जब डिवीजन करेंगे तो ये प्लांट को साइडवेज फैलाएंगे, ठीक है।
मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दूँ, तो जैसे ये प्लांट लैटरल मेरिस्टम है तो ये साइडवेज यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ कराएंगे। तो जैसे प्लांट अभी इतना पतला था, इस थोड़ा अब बड़ा होगा तो इतना मोटा हो जाएगा उसके बाद। तो इस तरीके से प्लांट की क्या बढ़ाएंगे, ये जिसको आप मैथ्स में बोलते हो ब्रेड्थ, चौड़ाई, चौड़ाई बढ़ाएंगे, या विड्थ बोल सकते हो आप, ठीक है, विड्थ को बढ़ाएंगे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा लैटरल मेरिस्टम, ठीक है। तो लैटरल मेरिस्टम साइड्स में मिलेगा आपको। इट इंक्रीजेस द सर्कमफेरेंस और द विड्थ ऑफ द स्टेम एंड हेंस इट इज फाउंड ऑन द साइड्स। ओके, इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है बेटा? इंटरकैलरी मेरिस्टम सिंपल सा है, देखो द इंटरकैलरी मेरिस्टम, सपोज दिस इज अ स्टेम, ठीक है। तो सपोज आई एम ड्रॉइंग द स्टेम ओवर हियर एंड देयर इज अ लीफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लीफ है, तो ये आपका नोड है, ये दो नोड्स होते हैं। लीफ जहाँ से अराइज होती है उस एरिया को हम नोड कहते हैं, ठीक है। तो वी कॉल इट एज नोड। तो एक नोड यहाँ है और दूसरा नोड यहाँ पर है, ठीक है, दूसरा नोड यहाँ पर है। तो ये जो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं इंटर नोड, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे इंटर नोड, इंटर नोड, ठीक है। तो इंटर नोड पे आपको जो बेसिकली जो हमारा डिस्टेंस होता है, नोड के बीच का डिस्टेंस, मतलब इंटर नोड को बढ़ाने के लिए, सपोज करो कि एक प्लांट मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक नोड यहाँ है और दूसरा नोड यहाँ पे है, तीसरा नोड यहाँ, लीफ जो है बहुत पास पास में है, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है जिसको हम इंटर नोड बोल रहे हैं वो बहुत कम है, क्योंकि प्लांट छोटा है, ठीक है। जैसे जैसे प्लांट की हाइट बढ़ेगी, किससे बढ़ रही है? एपिकल मेरिस्टम से। जैसे जैसे प्लांट की हाइट बढ़ेगी, भाई नोड के बीच का डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी ना कि प्लांट तो बढ़ गया लेकिन लीफ उतनी उतनी छोटे के छोटे स्पेस में रह गई, ऐसा नहीं है। इंटर नोड जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। अब ये डिस्टेंस किसकी वजह से बढ़ रहा है? इंटर कैलरी मेरिस्टम की वजह से। तो इंटर कैलरी मेरिस्टम या तो हमें बेस ऑफ नोड पे मिलेगा या फिर इंटर नोड पे मिलता है, ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम हमें कहाँ मिलता है बेटा? या तो बेस ऑफ नोड पे या फिर इंटर नोड पे। सो दीज टिश्यू आर प्रेजेंट एट द इंटर नोड्स और स्टेम रीजन बिटवीन द प्लेसेस एट विच लीफ अटैच। सो एट द प्लेसेस वेयर द लीफ अटैच, या तो यहाँ मिलेगा या फिर इंटर नोड पे मिलेगा, ठीक है। तभी तो इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। तो ये क्या करते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम? जैसे एपिकल मेरिस्टम प्लांट की ग्रोथ बढ़ा रहा है, वर्टिकली ग्रोथ बढ़ा रहा है, ऐसे ही इंटर कैलरी मेरिस्टम भी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा वर्टिकली, है ना, लंबाई बढ़ाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि लैटरल मेरिस्टम विड्थ बढ़ा रहा है, एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम दोनों ही प्लांट की ग्रोथ करा रहे हैं वर्टिकली, ठीक है, लंबाई बढ़ा रहे हैं। तो अब फटाफट आ जाते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू पे। इतना सबको क्लियर हो गया है, प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात हम खत्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आ रहे हैं हम परमानेंट टिश्यू पे। तो जो परमानेंट टिश्यू होता है बेटा, वो किससे, मैंने आपको बताया था परमानेंट टिश्यू बन किससे रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब डिवाइड करते हैं तो वही जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होके, क्या होके? डिफरेंशिएट होके वो क्या बना देते हैं? परमानेंट टिश्यू। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो एक टर्म हम यूज करें, डिफरेंशिएट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं बेटा वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं और वो क्या बना देते हैं? आपके परमानेंट टिश्यू, ठीक है। द सेल्स प्रोड्यूस बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज एंड दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। तो अब यहाँ पे जो आपके मेरिस्टम्स होते हैं, जैसे कि जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, तो हमारे पास दो तरह की मेरिस्टम होती है। एक होते हैं आपके प्राइमरी मेरिस्टम और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेरिस्टम। अब देखो जो नाम से ही पता चल रहा होगा, प्राइमरी जो पहले है, सेकेंडरी जो बाद में आई। तो प्राइमरी मेरिस्टम वो होती है जो आपकी ग्रोथ को कंट्रोल करती है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मतलब जो लेंथ को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और सेकेंडरी मेरिस्टम वो होती है जो गर्थ को कंट्रोल करती है, जैसे कि लैटरल मेरिस्टम, ठीक है। तो आपका जो एपिकल मेरिस्टम है ना, अगर हम एपिकल मेरिस्टम की बात करें तो एपिकल मेरिस्टम आपका प्राइमरी मेरिस्टम है। क्या है बेटा? एपिकल मेरिस्टम प्राइमरी। तो एपिकल और इंटरकैलरी दोनों आपके प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं और लैटरल मेरिस्टम जो होता है वो आपका सेकेंडरी मेरिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज लिख लेते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टम है वो प्राइमरी है, इंटरकैलरी भी प्राइमरी है और लैटरल जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टम है, ठीक है। तो एपिकल और इंटरकैलरी प्राइमरी हो गए और लैटरल मेरिस्टम सेकेंडरी हो गए। अब भाई यही दोनों
एपिकल मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम दोनों मिलके ये इनके सेल्स क्या करते हैं, इनसे जो भी डिवाइड होके सेल आ रहे हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम ही है डिवाइड करना। तो जब एपिकल और इंटरकैलरी के ये दोनों प्राइमरी हैं, जब इनके सेल डिवाइड करके नए सेल बनेंगे तो वो भी स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्टेबलाइज हो स्पेशलाइज हो जाएंगे और परमानेंट टिश्यू बना देंगे। और सेकेंडरी मेरिस्टम जैसे कि लैटरल मेरिस्टम, जब इनके सेल डिवाइड होंगे तो ये भी स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बना देंगे परमानेंट टिश्यू, और ये परमानेंट टिश्यू बनने के बाद अपनी जो डिवाइड होने की एबिलिटी है, दे विल लूज दिस एबिलिटी, राइट। So primary and secondary meristem, they become structurally and functionally specialized and lose their ability to divide. I hope कि आपको अभी समझ में आ गया होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही डिफरेंशिएट होके परमानेंट टिश्यूज बन रहे हैं। तो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो मैच्योर सेल्स होते हैं, इसी वजह से वो अपनी एबिलिटी को लूज कर देते हैं डिवाइड करने की। ठीक है, तो ये बन जाते हैं आपके परमानेंट टिश्यू। एंड ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल से। ठीक है, तो सिंपल वाले जो है हमारे पास, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा। क्या पढ़ेंगे बेटा? पैरेन्काइमा। तो जो आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज है, मैंने आपको बताया था दैट ऑल द टिश्यूज दे शुड हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन एंड दे शुड बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम ओरिजिन। तो यहाँ पे हम जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात कर रहे हैं, दीज ऑल सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हमारे पास तीन अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यू होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परमानेंट टिश्यू से, सॉरी पैरेन्काइमा टिश्यू से। अब भैया पैरेन्काइमा टिश्यू होता क्या है? सबसे पहली बात तो आप इतना समझ लीजिए कि जो पैरेन्काइमा का टिश्यू है, जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, इसके जो सेल्स होंगे ना, वो आपको प्लांट में कहीं भी मिल सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा टिश्यू है जो प्लांट के बहुत सारे हिस्सों में मिलता है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी पैकेजिंग टिश्यू। इसको हम लोग ग्राउंड टिश्यू या पैकेजिंग टिश्यू बोल सकते हैं। जहां जहां पे गैप होंगे, आप देखते हो जब ड्राइंग बनाते हो, जब सीनरी बनाते हो, तो जहां दिखते हो वहां पे बादल बना दिया, जहां जगह दिखते हो वहां घास बना दी, उसको फिल कर देते हो। ठीक है, ऐसे ही पैरेन्काइमा टिश्यू था भाई, जहां जगह दिखेगी ना वहां जाके उसको फिल कर देगा, कहीं जगह दिखेगी फिल कर देगा। तो इसलिए इसको पैकेजिंग टिश्यू भी कहते हैं। और क्योंकि अब्युंडेंट है, बहुत सारे हैं इसके सेल्स, बहुत सारी जगहों पे मिल रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो पैरेन्काइमा को सबसे पहली बात, ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, इसको हम लोग ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं और पैकेजिंग टिश्यू भी कहते हैं। तो यहाँ लिख देती हूँ पैकेजिंग टिश्यू। क्लियर हो गया? पैकेजिंग और ग्राउंड टिश्यू क्यों बोल रहे हैं हम इसको। अब पढ़ लेते हैं इनके सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक की। जो आपके सेल्स पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं, क्योंकि टिश्यू में सेल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बिना सेल्स के टिश्यू बन ही नहीं सकता। तो सेल्स की शेप ओवल या राउंड शेप होते हैं। यहाँ देख रहे हो आप, ये सेल की शेप ओवल या राउंड, और इनमें इनकी जो सेल वॉल है वो हेमीसेलुलोज या सेलुलोज से बनी होती है। सिंपल सी बात है, सेलुलोज याद कर लो। द सेल वॉल इज थिन वॉल्ड। इनकी सेल वॉल भी पतली होती है जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की होती है। इनकी सेल वॉल कैसी होती है बेटा? पतली होती है। ठीक है, अब क्यों पतली होती है ये मैं आपको बताऊंगी, इसका रीजन भी बताऊंगी। द सेल्स हैव वैक्यूल्स। इनके सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं ना, वेरी स्मॉल न्यूक्लियस। सपोज मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस बना दिया, ये छोटा सा न्यूक्लियस है और ये बड़ी सी यहाँ पे वैक्यूल होती है। ठीक है, अब वैक्यूल बड़ी क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, बहुत सारा खाना स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है। तो इसीलिए पैरेन्काइमा टिश्यू का एक और टाइप होता है कि ये स्टोरेज टिश्यू भी होते हैं, कि ये प्लांट के अंदर फूड को स्टोर कर रहे हैं। ये एक तरीके से उनका स्टमक है ये फूड को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इट इज फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये मैंने आपको बताया ऑल पार्ट, तो जहां जगह दिखेगी वहीं घुस जाएंगे जाके, एंड दैट इज वाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, और पैकेजिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, जहां जहां छोटे छोटे स्पेसेस होंगे उनको भी फिल कर देंगे। द प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग एंड डांस। ऑब्वियसली ये जो टिश्यूज है ये लिविंग है, जो पैरेन्काइमा टिश्यू है लिविंग स्टेट में रहते हैं। इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो सूखा हुआ नहीं है। जब भी सिंपल सी बात है कि आपको सेल में पढ़ा है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो लिविंग सब्सटेंस होता है हमारे सेल का, जेई पुरकिंजे ने बोला था ये। ठीक है, तो द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज लिविंग एंड डेंस। ठीक है, तो लिविंग एंड डेंस क्यों है? क्योंकि भैया आधे से ज्यादा स्पेस तो वैक्यूल ही घेर लेती है, न्यूक्लियस आ जाता है तो थोड़ी बहुत जगह बची प्रोटोप्लाज्म के लिए, उसी में बैठा हुआ है बेचारा। ठीक है, लेकिन लिविंग होता है। तो इस वाले टिश्यू का नेचर क्या है? लिविंग। दिस इज अ लिविंग टिश्यू, याद रखना हमेशा। जो तीनों में से पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा आपका लिविंग टिश्यू होता है। ठीक है, और इनके जो सेल्स के बीच में आप छोटे छोटे स्पेसेस देख रहे हैं उनको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। इन
जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं था, लेकिन इनके सेल्स के बीच में स्पेस है, ठीक है। और इनकी सेल वॉल पतली होती है, ये प्लांट में हर जगह मिलते हैं, शेप पॉलीगनल ओवल होती है, फंक्शन इनका अलग अलग तरीके का होता है, जैसे कि दे कैन स्टोर फूड, तो इसलिए स्टोरेज का काम भी करते हैं। और ये क्योंकि इनकी सेल वॉल बहुत पतली है, इस वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, इनकी सेल वॉल बहुत पतली है, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम भी कर सकते हैं, कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करा सकते हैं, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड को इधर उधर करा सकते हैं, जैसे प्लांट के सेल के अंदर ऑक्सीजन आ गया, CO2 बाहर चला गया, तो इस तरीके से वो गैसेस एक्सचेंज भी करा सकते हैं। क्लियर हो गया? इसी वजह से इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत पतली होती है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा पे। तो टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा क्या है बेटा? क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा एंड स्टोरेज पैरेन्काइमा। तो जो क्लोरेन्काइमा होता है, नाम से पता चल रहा है क्लोरेन्काइमा क्या है, जिसके अंदर क्लोरोफिल मिलेगा, ठीक है। तो जो आपका क्लोरेन काइमा होता है, ये इसके जो टिश्यूज होते हैं वो सारे के सारे जो दे आर सिमिलर टू ऑल पैरेन्काइमा सेल्स। ऐसा नहीं है कि ये वाला अलग से है, ये सारे के सारे पैरेन्काइमा एक जैसे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े स्पेशलाइज हो जाते हैं। तो इनके अंदर ऐसी स्पेशलिटी आ जाती है कि क्लोरोफिल को कंटेन कर सकते हैं, दे कंटेन क्लोरोफिल इन देम, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यू नो दैट जहां भी क्लोरोफिल होगा वो फोटोसिंथेसिस होगी ही होगी, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाती है। सो wherever the chlorophyll is present, obviously they will do photosynthesis. So these cells are specialized to do photosynthesis in the plants. तो obviously ये वाले जो पैरेन्काइमा, जो क्लोरेन्काइमा है, सबसे abundantly हमें कहाँ मिलेगा बताओ? लीफ में, क्योंकि लीफ के अंदर ही क्लोरोफिल सबसे ज्यादा होता है, और लीफ के सेल्स के अंदर ही आपके स्टोमेटा भी होते हैं, और लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस भी होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट है आपका एरेन्काइमा। एरेन्काइमा जैसे कि एरन मतलब एयर, ठीक है। तो ये वाला जो पैरेन्काइमा है, ये हमें एक्वेटिक प्लांट्स में मिलता है। भाई कोई चीज पानी में अगर जाए तो वो डूब सकती है, सिंपल सी बात है, लेकिन उसको डूबने से बचाने के लिए, है ना, उसको फ्लोट करवाने के लिए, जैसे हम स्विमिंग जानते हैं, ऐसे ही प्लांट भी स्विमिंग जानते हैं, वो भी पानी के अंदर ऐसे 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 फ्लोट करना जानते हैं। क्यों जानते हैं? बिकॉज ऑफ एरेन्काइमा। बिकॉज जो एरेन्काइमा है, ये एक ऐसा पैरेन्काइमा है जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी एयर कैविटीज होती हैं। ओके, सो दे कंटेन लार्ज एयर कैविटीज which help them to float inside the water. Okay, so these cavity allow aquatic plants to float in the water. They do not sink. तो जब आप पानी से उनको बाहर निकालोगे ना, तो आपको वो नॉर्मल एकदम फ्रेश स्टेट में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पानी, जैसे सपोज आप सब्जियां धोते हो, जब जैसे पालक लिया, स्पिनच लिया, उसको हमने वॉश किया रनिंग वाटर में, तो वो गीली हो जाती है बिल्कुल, है ना, पानी के अंदर एकदम सिंक कर जाएगी। लेकिन ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स नहीं होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स डू हैव एरेन्काइमा, एंड बिकॉज ऑफ दैट they have ability to float inside the water because of the large air cavities present in the parenchyma. ठीक है। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टोरेज पैरेन्काइमा पे। ये थर्ड टाइप है। स्टोरेज पैरेन्काइमा जो होता है, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर प्लांट। यहाँ पे बहुत सारा प्रोटीन स्टोर कर लेता है, ये बहुत सारे फूड स्टोर कर लेता है। तो ये प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन की जहां बात आती है वहां नाइट्रोजन की बात आती है, क्योंकि नाइट्रोजन से ही प्रोटीन्स बनते हैं, तो ये बहुत सारा प्रोटीन्स स्टोर करते हैं, एंड दे एक्ट एज फूड एंड वाटर रिजर्वर। खूब सारा फूड और वाटर स्टोर होता है इनके अंदर। तो ये बहुत जगहों पे हमें इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि जो स्टोरेज पैरेन्काइमा होता है वो कहाँ कहाँ मिलता है। तो मोस्टली जो स्टोरेज पैरेन्काइमा होता है वो हमें पोटैटो ट्यूबर्स में मिल सकता है, क्योंकि पोटैटो में सबसे ज्यादा क्या होता है? स्टार्च। तो यहाँ पे वो स्टार्च स्टोरिंग सेल्स की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और जैसे सीरियल्स हो गए, मतलब कि गेहूं, चना, चावल, ठीक है, इनके अंदर भी बहुत सारे स्टोरेज पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टोरेज पैरेन्काइमा है वो आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्लांट्स में मिल सकता है, अलग अलग चीजों को स्टोर करता है, ठीक है। कहीं पे प्रोटीन्स को स्टोर करता है, कहीं पे स्टार्च को स्टोर करता है, कहीं पे शुगर्स को स्टोर करता है, राइट। पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हम आ गए कॉलनकाइमा में। तो कॉलनकाइमा, अब देखो बेटा, मैंने ये वाला लास्ट पॉइंट आपका इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आपके CBSE में नहीं आएगा। कॉलनकाइमा टिश्यू पे आते हैं। कॉलनकाइमा टिश्यू जो होता है वो सेल, इसके जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग थिक होते हैं, ठीक है। इनके सेल्स होते हैं लॉन्ग थिक, वो जो आपके पैरेन्काइमा है उससे बहुत अलग होता है कॉलनकाइमा। तो इनकी जो शेप होती है वो ओवल, इलोंगेटेड या सर्कुलर होती है, ठीक है। ओवल भी हो सकती है, इलोंगेटेड भी होते हैं, सर्कुलर भी हो सकता है। अब ये थिक वॉल्ड है, सिंपल सी बात है कि पैरेन्काइमा में तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था, इसलिए वो थिन वॉल्ड थे, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए थिक वॉल्ड है।
तो इनमें जो सेलुलोज होगा ना काफी हद तक मोटा होगा, थिक लेयर फॉर्म करेगा, काफी अच्छा सेलुलोज होगा इसके अंदर। तो इनकी जो सेल वॉल है वो दो चीजों से बनती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन। पैक्टिन एक तरह का शुगर है जिसको हम लोग पैक्टोज शुगर भी कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में पैक्टिन बोलते हैं। तो इनकी जो सेल वॉल है उसमें आपको सेलुलोज और पैक्टिन दोनों चीजें मिलेंगी। इट इज फाउंड इन पेटियोल स्टेम लीफ सरफेस। अब देखो, जो आपको पता है पीटियोल क्या होता है, तो ये पीटियोल में मिलेगा, स्टेम में मिलेगा और लीफ के सरफेस में मिलेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पीटियोल होता क्या है। तो जस्ट वेट, मैं आपको बताती हूँ ड्रॉ करके कि पीटियोल एक्चुअली में क्या होता है। तो सपोज करो कि ये एक ब्रांच है, स्टेम है, यहाँ से एक छोटी सी ब्रांच निकल रही है, लीफ है, ये आपका नोड है, फिर ये एक लीफ निकल रही है यहाँ पे, तो कहीं कहीं से ऐसे इस तरीके से नोड से लीव्स निकल रही है। तो जिस पॉइंट से लीफ निकलती है उसको तो नोड कहते हैं, लेकिन ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो प्लांट में आप डंडी देख रहे हो, ये वाली, ये बेटा ये वाली, इसको कहते हैं पिटियोल। ये स्टॉक होती है, लीफ स्टॉक भी बोल सकते हैं इसको। और ये जो लीफ स्टॉक होती है इसके अंदर खूब सारा कॉलन काइमा होता है। क्या होता है बेटा इसके अंदर? खूब सारा कॉलन काइमा टिश्यू। इसीलिए जब बहुत तेज हवाएं चलती है या आंधी आती, तूफान आता है, तो उस केस में भी प्लांट जो है ऐसे ऐसे झूमता रहता है, घूमता रहता है, इधर उधर हिलता रहता है, लेकिन वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। खूब सारी लीव्स नहीं टूटती हैं, लेकिन जो लीफ अगर बहुत कमजोर है या उसके अंदर खूब सारा सेलुलोज कॉलनकाइमा टिश्यूज नहीं है, ठीक है, तो उस केस में वो फॉल हो सकती है। लेकिन कॉलनकाइमा टिश्यू अगर अच्छे से प्रेजेंट है पीटियोल में, स्टेम में और लीफ के सरफेस में, तो वो उनको स्टेबिलिटी जरूर प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लेस इन दिस टाइप ऑफ सेल। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? क्लोरेनकाइमा, जो कि पैरेनकाइमा का एक टाइप है। ठीक है, द सेल्स हैव लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस, होते हैं बहुत थोड़े, पैरेनकाइमा के जैसे ज्यादा नहीं होते, लेकिन बहुत थोड़े थोड़े होते हैं। दे हैव अनइवनली थिक सेल वॉल। अब इस पे क्वेश्चन आता है कि अनइवनली थिक सेल वॉल क्यों होते हैं। अब इस वाले डायग्राम पे आ जाओ कि देखो यहाँ पर तो सेल वॉल पतली है, लेकिन साइड में आप ये देख रहे हो गोले गोले से बने हुए हैं, ये क्या है आपके? यहाँ पर सेल वॉल जो है थोड़ी ज्यादा सेलुलोज इकट्ठा हो गया यहाँ पे, ये देखो, ये थोड़ा ज्यादा सेलुलोज इकट्ठा हो गया ये कॉर्नर्स पे, राइट। तो ये पूछते हैं कि आपका जो कॉलनकाइमा की सेल वॉल्स होती हैं ये अनइवनली थिक क्यों होते हैं? भैया इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर देयर इज कलेक्शन ऑफ सेलुलोज ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द सेल। तो जहाँ पे दो सेल मिलते हैं उनके कॉर्नर्स पे ये जो सेलुलोज होता है यहाँ ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलुलोज एंड दैट इज व्हाई देयर इज अनइवन थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल ऑफ द कॉलनकाइमा टिश्यूज। ओके, क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि ये जो सेलुलोज कॉलनकाइमा होता है, एक तो ये पिटियोल स्टेम और लीफ के सरफेस में मिलता है, इसलिए जब भी बहुत तेज हवाएं चलती है तो प्लांट को क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है एंड इजी बेंडिंग ऑफ स्टेम्स। मतलब बेंड होने के बाद जैसे आप प्लांट की पत्तियां तोड़ते हो तो लीफ स्टेम बेंड हो जाती है ना, क्योंकि आप ऊपर से खींच रहे हो उसको, तो खींचोगे तो वो भी कहेगा अरे भाई मुझे मत खींच, क्योंकि मेरे अंदर भी स्ट्रेंथ है, मैं भी अपने आप को होल्ड कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली बेंडिंग को अलाउ करते हैं ये, और इजी बेंडिंग को अलाउ करते हैं बिना टूटे। तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं एक ही बार में। समझ में आ गया? तो ये आपका होता है कॉलनकाइमा टिश्यू। नेक्स्ट हम आते हैं स्क्लेरेनकाइमा पे। स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू होता है वो आपका लॉन्ग नैरो सेल्स होते हैं इसके। ठीक है, ये वाला जो टिश्यू है वो डेड टिश्यू होता है। ठीक है, इनके जो सेल्स होते हैं लॉन्ग नैरो विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल, बहुत सारा लिग्निन। वहां पे तो सेलुलोज था दोनों टाइप के सेल्स में, यहाँ पे सेलुलोज के साथ साथ बेटा लिग्निन भी होता है। लिग्निन एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो इनॉर्मस अमाउंट में इनकी सेल वॉल में भरा हुआ होता है। ठीक है, इनके सेल लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं। नैरो का मतलब ये कि जैसे सपोज करो कि आपने एक आप कुछ सपोज यू आर फॉर्मिंग आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ बना रहे हो, और उसमें आप बाहर लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर लगाए जा रहे हो, लगाया जा रहे हो, लगाया जा रहे हो, तो अंदर जो पाइप होगा, एक सपोज आपने एक पेन, हॉलो पेन लिया और उसके ऊपर आप खूब सारे टिश्यूज लगाए, खूब सारे पेपर्स लगाए जा रहे हो, तो क्या होगा? वो बाहर से तो मोटा बन जाएगा, अंदर से आप झांक कर देखोगे तो बहुत पतला ल्यूमेन होगा। यहाँ देखो, आप इधर देखो, ये व्हाइट व्हाइट कलर का ल्यूमेन है, ये दिख रहा है, ये व्हाइट व्हाइट ल्यूमेन है, अंदर खाली जगह है, लेकिन बाहर कितनी मोटी ब्राउन कलर की लिग्निन है, ये पूरा लिग्निन है।
ठीक है, ये क्या है पूरा बेटा, लिग्निन। तो लिग्निन इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया, ये अंदर जो खाली जगह थी वो कम हो गई है, ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं इनको नैरो सेल्स। अंदर की तरफ जो ल्यूमन है बेटा वो बहुत छोटा हो जाता है, ये देखो, ठीक है, लेकिन बाहर पूरा भर जाता है लिग्निन से, ठीक है। तो दे आर हाईली लिग्निफाइड एंड दैट इज व्हाई दे आर वेरी थिक, राइट, हैविंग न्यूमरस पिट्स, इनमें बहुत सारे छेद होते हैं, पिट्स होते हैं, ये देख रहे हो छोटे छोटे, ये छेद है सारे, इनको हम लोग पिट्स कहते हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, तो इनमें प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल नहीं होता है, जो कि लिविंग फ्लूइड होता है सेल का। अब लिविंग फ्लूइड ही नहीं है सेल का, तो वे लिविंग कैसे होंगे, ये तो डेड हो जाएंगे, ठीक है। इनमें साइटोप्लाज्म तो बिल्कुल भी एक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो लिविंग फ्लूइड यहाँ है ही नहीं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज डेड सेल्स, ओके, और यू कैन सी द डेड टिश्यू। सो बेस्ड ऑन द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेन्काइमा दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइब्रस स्क्लेरेन्काइमा और एक होता है स्क्लेरीड्स, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर ओरिजिन की अगर देखा जाए स्ट्रक्चर के हिसाब से, ओरिजिन के हिसाब से दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्क्लेरीड और एक होता है आपका फाइबर। तो आपका जो स्क्लेरेन्काइमा है वो ऐसे टिश्यूज दिखते हैं, देखो डेड टिश्यूज होते हैं, बहुत हार्ड और रिजिड रिजिड नेचर के होते हैं, ये देखो, ये लंबे लंबे भी दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जो लंबाई में हमने कट करा है, जो बी वाला है। कोई भी चीज को अगर आप लंबाई में कट करते हो, जैसे आप लौकी काट रहे हो, लौकी को आप बीच में से काट दोगे तो वो लंबाई में कट गई, ट्रांस, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जब लौकी के पीसेस काटोगे गोल 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 गोल, तो वो हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स सेक्शन। तो किसी भी चीज के दो सेक्शन होते हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। तो ए वाला बेटा वो ट्रांसवर्स है और बी वाला आपका लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। तो द सेल्स ऑफ द sclerenchyma, they have thick cell wall because of lignin and they are having different sizes and shape. इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बेटा वो होता है सपोर्ट और रिजिडिटी प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी तो कहीं भी प्रोवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि इनका साइटोप्लाज्म ही डेड है बिल्कुल, है ना, ये लिविंग नहीं है, ये डेड है। तो ऑब्वियसली बिल्कुल सूखा पड़ा है साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पर कहीं पे भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का तो मतलब ही नहीं बनता, इसीलिए ये सपोर्ट और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रही थी कि जो आपके फाइबर्स और स्लरीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कि जो फाइबर्स होते हैं थोड़े इस तरीके से दिखते हैं लंबे लंबे, और स्लरीड्स जो होते हैं वो इस तरीके से दिखते हैं गोल गोल, ठीक है। तो फाइबर्स की फॉर्म में अगर होंगे तो लंबे लंबे धागे, ऐसे बहुत कड़क धागे, जैसे कि कोकोनट के ऊपर आपने देखा है बाल होते हैं खूब सारे, तो वो फाइबर्स हैं, वो डेड है, उनका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं कोकोनट को बाहर से, ठीक है। तो फाइबर्स की फॉर्म में अगर मिलेगा आपको तो उसमें ल्यूमेन ऐसा दिखेगा और साइड में आपकी थिक वॉल होगी जो कि लिग्निफाइड होगी, ठीक है बेटा। तो ये हो गए आपके फाइबर्स। स्क्लेरीड्स होते हैं ऐसे इस तरीके के गोल गोल, इनमें ल्यूमेन अंदर की तरफ ऐसा दिखेगा और बाहर आपको बहुत सारे पिट्स दिखेंगे, ठीक है, छोटे छोटे छेद दिखेंगे, एंड थिक सेल वॉल तो होती है, तो इसको बोलते हैं स्क्लेरीड, ठीक है। तो आपका जो स्क्लेरेन्काइमा है वो बहुत सारी चीजों में मिलता है हमें, जैसे कि अगर फाइबरस फॉर्म में होगा, अगर फाइबर फॉर्म में होगा तो वो हमें मोस्टली धागों की फॉर्म में दिखेगा बड़े बड़े, ठीक है। तो जैसे कि आपके जनरली अकरेंगे इन ग्रुप्स एंड वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, फॉर एग्जांपल जैसे हमें जो जूट होता है ना, जूट, तो जूट भी एक तरीके का फाइबर है, तो जूट से हम लोग बैग्स बनाते हैं, है ना, कैरी बैग्स बनाते हैं, तो उसमें फाइबर्स मिलते हैं, हस्क ऑफ कोकोनट, तो आपका जूट हो गया, है ना, और हस्क ऑफ कोकोनट, इन सब में आपको फाइबर वाला स्क्लेरेन्काइमा मिलेगा। और स्क्लेरीड्स जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं आपके स्फेरिकल ओवल शेप के होते हैं, देखो गोल गोल है, ये स्फेरिकल है, ओवल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्क्लेरीड्स मिलते हैं, ठीक है। तो दे आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट्स, तो कहाँ मिलेंगे हमें ज्यादातर, फ्रूट्स की वॉल में, नट्स की वॉल में, पल्प ऑफ फ्रूट्स में, जैसे कि गुआवा, जब गुआवा खाते हो तो बहुत कड़क होता है अंदर से, पियर जो नाशपाती होती है वो भी बहुत कड़क होती है अंदर से, सीड कोट, है ना, सीड कोट, जैसे चने के बाहर जो ब्राउन कलर की स्किन होती है, जब आप उसको पानी में सोक कर देते हो तो वो सॉफ्ट हो जाता है, आप उसको खा सकते हो, लेकिन जब तक आपने उसको सोक नहीं किया तो बहुत हार्ड होती है, ठीक है। उसके अलावा लीव्स ऑफ टी, जो टी की लीव्स होती हैं उनमें भी आपके स्लरीड्स मिलते हैं। तो फ्रूट की वॉल्स में, जैसे कि एप्पल का छिलका हो गया, बनाना का छिलका हो गया, नट्स के छिलके हो गए, जैसे पिस्ता का छिलका हो गया, है ना, बादाम का छिलका हो गया, पल्प ऑफ फ्रूट्स, गुआवा, पियर, सीड कोट, इन सब में आपको स्लरीड्स बहुत सारे मिल सकते हैं, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं ऑर्गन को, किसी भी ऑर्गन को स्ट्रेंथ देंगे, किसी भी ऑर्गन को स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देंगे। इतना क्लियर हो गया। तो इस पे क्वेश्चन आता है बेटा, इस पे क्वेश्चन आता है कि किस टाइप के सेल्स आपको यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे आपको स्लेरीड्स,
और यहाँ मिलेंगे आपको फाइबर्स कलनकाइमा, जूट में, हस्क ऑफ कोकोनट में, तो यहाँ आपको मिलेंगे फाइबर टाइप का, ठीक है। तो यहाँ जो गुआवा पियर का जो पल्प होता है, सीड कोट, नट्स के वॉल, फ्रूट की वॉल्स, यहाँ पे आपको स्क्लेरिड फॉर्म में स्क्लेरनकाइमा मिलेंगे। तो इस तरीके से स्क्लेरनकाइमा जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये मेरी एंडिंग है, इस पॉइंट पे आके मैं एंड कर रही हूँ सिंपल प्लांट टिश्यूज, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यूज। तो ये जो आपको अगर पीपीटी चाहिए किसी को भी तो कांटेक्ट करिए, और पीपीटी आपको जरूर मिलेगी। तो पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 टाइप के आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं। ओके, सो एंड करते हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके किसके साथ बताइए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के साथ। तो इतने आप इसको रिवाइज कीजिए एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। स्टे ब्लेस्ड, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताना। ओके, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।